गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, हम अपने पीटी 365 पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के मैगज़ीन कवर कर रहे थे। तो गाइस चलो हम अभी कंटिन्यू करते हैं। सो नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी नालसा ने अभी विजन 2020 डॉक्यूमेंट को इशू किया है, जिसका मिशन है असेस जस्टिस टू ऑल, मतलब कि हमें जस्टिस को हर एक बंदे तक पहुंचाना है। जो नालसा था वो कॉन्स्टिट्यूट होता अंडर द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी 1987 में इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। क्यों कॉन्स्टिट्यूट किया गया था? ताकि हम जो फ्री लीगल सर्विसेज वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को पहुंचा सकें और लोक अदालत को ऑर्गेनाइज कर सकें, ताकि हम डिस्प्यूट्स को सेटलमेंट कर सकें। नालसा में क्या कौन होते थे? जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो एक तरह का पैट्रन एंड चीफ की तरह काम करता था, और जो भी या तो रिटायर्ड जज हो या तो सर्विंग जज हो सुप्रीम कोर्ट का, वो एक प्रेसिडेंट उसको नॉमिनेट करता था सीजेआई से कंसल्ट करके। वो क्या होता था? इसका एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। नालसा में एक तो पैट्रन एंड चीफ है जो कि सीजेआई होता था, और एक एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है जो प्रेसिडेंट सीजीआई के साथ कंसल्ट करके किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज या रिटायर्ड या सर्विंग जज को एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाता है। एक्ट प्रपोज करता है कि हर एक स्टेट में भी एक स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी होनी चाहिए, और एक हाई कोर्ट में भी एक हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी उसको भी कॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए। जैसे नेशनल लेवल पे तो नालसा है, उसी तरह स्टेट लेवल पे भी एक स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी होनी चाहिए, और हाई कोर्ट में एक हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी होनी चाहिए। इवन डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी भी होनी चाहिए, उनको भी कंस्टिट्यूट करना चाहिए डिस्ट्रिक्ट्स में, जो क्या करें, लीगल सर्विसेज को प्रोवाइड करें टू पीपल और लोक अदालत को कंडक्ट कर सकें। अब कौन कौन से पर्सन हैं जो फ्री लीगल सर्विस लेने के लिए एलिजिबल हैं? वुमेन हो गए, चिल्ड्रन हो गए, या जो शेड्यूल टाइप के मेंबर्स हैं, इंडस्ट्रियल वर्कमैन हो गए, या कोई विक्टिम है जो मास डिजास्टर के, वायलेंस के, फ्लड, ड्रॉट या कोई भी नेचुरल डिजास्टर के, या कोई डिसेबल्ड पर्सन हो गए जो पीपल कस्टडी में है, या फिर वो लोग जिनकी एनुअल इनकम 1 लाख से कम है, या फिर विक्टिम्स ट्रैफिकिंग के ह्यूमन बींग, या कोई मतलब बैगर, ठीक है, या कोई भी भिखारी। अब एक अलग से इनिशिएटिव था टेली लॉ इनिशिएटिव। जो टेली लॉ इनिशिएटिव है वो क्या है कि एक तरह की हम लीगल एडवाइस देंगे, ठीक है, लीगल एडवाइस देंगे। अब लीगल एडवाइस कौन देगा? एक पैनल है लॉयर्स का, वो एक क्या करेगा, डिलीवर करेगा लीगल एडवाइस थ्रू अ पैनल ऑफ लॉयर। जो लॉयर्स कहाँ पे, जो सालसा में काम करते हैं, जो स्टेट लीगल अथॉरिटी सर्विस में काम करते हैं, या फिर जो कॉमन सर्विसेज सेंटर है वहाँ पे, ठीक है। जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है उसने किसके साथ पार्टनरशिप करी थी? नालसा के साथ, और कॉमन सर्विस सेंटर ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के साथ पार्टनर करके क्या था, ताकि हम जो लीगल एड है या लीगल एडवाइस है वो हम किसको दे सकें? जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं उनको दे सकें। ये 2017 में लॉन्च हुए थे। स्कीम को भी एक्सपेंड किया गया है, कितने 115 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, मतलब कि जहाँ ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, जो थोड़ा बैकवर्ड है, उन डिस्ट्रिक्ट से अभी क्या किया हमने, लॉन्च किए हुए हैं। क्या? टेली लॉ इनिशिएटिव। समझ में आ गया? लीगल एड अब कॉन्स्टिट्यूशनल भी है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 21 क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू फ्री लीगल एड हमें देनी है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के तहत। बाकी आर्टिकल 39A में भी, जो कि ऐड हुआ था 42nd अमेंडमेंट एक्ट के साथ में, आर्टिकल 39, 43 है, 48 है, ये सब ऐड हुए थे। 43A में मिनिमम वेजेस की बात की हुई है, ठीक है, ये सब ऐड हुए थे। ये सब फ्री लीगल एड की बात करते हैं पुअर को या फिर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को। लीगल एड एक हमारा ह्यूमन राइट है, जो कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1948 में भी गिवन है। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं, न्यू रूल्स फॉर ट्रिब्यूनल्स। अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उन्होंने कुछ न्यू रूल्स फ्रेम करे हैं, किन के लिए? जो भी हम ट्रिब्यूनल्स में लोगों को अपॉइंट करेंगे या उनकी सर्विस कंडीशन उनके ऊपर न्यू रूल्स फ्रेम करें। अब ट्रिब्यूनल्स हो क्या है? ट्रिब्यूनल क्वासी जुडिशियल बॉडी है, जो कि एक पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था, या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के था। ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल है, मतलब आर्टिकल 323A और 323B ये रिजोल्व करता है डिस्प्यूट्स दैट आर ब्रॉट बिफोर। जो आर्टिकल 323A है वो मेनली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के साथ डील करता है। जो आर्टिकल 323B है वो अदर मैटर्स के साथ डील करता है। ये दोनों कब इंक्लूड हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन में? 42nd अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था ना 1976 में, उसमें ना इतने सारे अमेंडमेंट्स ऐड हुए थे, इतनी चीज़ें ऐड हुई थी कि हम 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी बोलते हैं, ठीक है गाइस। तो ये कब हुआ था? 42nd अमेंडमेंट एक्ट में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जाके हमें डिस्प्यूट्स को जल्दी से जल्दी एजुकेट कर सकें, उन्हें निपटा सकें, ठीक है। इसमें क्या होता है? टेक्निकल एक्सपर्टाइज होते हैं। ये कोई भी प्रोसीजर, यूनिफॉर्म प्रोसीजर को फॉलो नहीं करते, ये फॉलो करते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ठीक है। ये सिविल कोर्ट की पावर्स को इंजॉय करते हैं, और जो भी इसका डिसीजन होते हैं वो लीगली बाइंडिंग होता है पार्टीज़ पे, लेकिन अपील के लिए सब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब न्यू रूल्स क्या फ्रेम करें हैं? जो ट्रिब्यूनल, अपीलेट ट्रिब्यूनल या अदर अथॉरिटीज़ हैं उनमें भी फ्रेम किए। किसने? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कुछ रूल्स फ्रेम किए हैं अंडर सेक्शन 184 ऑफ फाइनेंस एक्ट। ये 19 ट्रिब्यूनल्स पे ये जो रूल जो भी न्यू बनाए हैं वो अप्लाई होते हैं। सेंट्रल कैट पे,
इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल पे कस्टम, एक्साइज, सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, लेकिन ये फॉरेन ट्रिब्यूनल्स को ये कवर नहीं करते। अपॉइंटमेंट क्या है, जो भी इस ट्रिब्यूनल्स में लोगों को अपॉइंट किया जाता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी किसकी रिकमेंडेशन पे करते हैं, सर्च कम सिलेक्शन कमेटी। और जो सर्च कम सिलेक्शन कमेटी होता है उसमें कौन से लोग होते हैं, या तो CGI होता है या फिर कोई भी जज होता है जो कि CGI के द्वारा नॉमिनेट किया होता है। एक तो ये मेंबर हो गया, ठीक है। दूसरा मेंबर क्या हो गया, प्रेसिडेंट या चेयरपर्सन होगा उस ट्रिब्यूनल का, और 2 गवर्नमेंट सेक्रेटरीज होते हैं उस कंसर्न मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट का। रिमूव सर्च कम सिलेक्शन कमेटी ही उसके पास पावर होती है कि वो रिकमेंड कर सके रिमूव करने को मेंबर को, और वो क्या इंक्वायरी भी कंडक्ट कर सकती है अगर किसी के मेंबर पे मिसकंडक्ट का एलिगेशन हो। अब क्वालिफिकेशन क्या, अगर आपको ट्रिब्यूनल का मेंबर बनना है तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, आपके पास जुडिशियल या लीगल एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। टर्म क्या है, 4 साल का फिक्स टर्म है। इंडिपेंडेंस की कंडीशन इन दैट द जो मेंबर से पहले वो रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल थे, लेकिन अब जो न्यू रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग ये क्या रीअपॉइंट के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है गाइस। चलो नेक्स्ट न्यूज़ पे, जीरो पेंडेंसी कोड प्रोजेक्ट। ये जो जीरो पेंडेंसी कोड प्रोजेक्ट एक पायलट प्रोजेक्ट का मतलब कि अभी हम एक स्मॉल स्केल पे इसको स्टार्ट किया। ये किसने शुरू किया है, दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टार्ट किया है जीरो पेंडेंसी कोड। दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टार्ट किया, कितने कुछ सब ऑर्डिनेट कोर्ट में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोर्ट्स है ना उनमें शुरू किया। ऑब्जेक्टिव क्या है, हम इसमें ये स्टडी करेंगे कि जब कोई भी केस फाइल हुआ और जब वो फाइनल डिस्पोजल हो गया, इसमें हमें कितना टाइम लगता है, कि एक्चुअल रियल टाइम फ्लो कितना है केस का, जब वो डेट में जिस दिन केस फाइल हुआ और जब फाइनल डिस्पोजल है। अगर हम नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड का देखा जाए 2018 का, सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स में अभी भी कितने नियर अबाउट 3 करोड़ केस पेंडिंग है, हाई कोर्ट में 49 लाख केस पेंडिंग है, और सुप्रीम कोर्ट में नियर अबाउट 60,000 केस पेंडिंग है। और सबसे ज़्यादा यूपी में, जो एक यूपी में सबसे ज़्यादा पेंडेंसी है जैसे 61.58 लाख, और महाराष्ट्र में उसके बाद 33.22 लाख। अब एक जो था इसके रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन है, लीगल इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम। ये एक वेब पेज पोर्टल है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने डेवलप किया था। वो क्या करती है, मॉनिटर करती है और हैंडल करती है वेरियस कोर्ट केस ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड मिनिस्टर। मतलब ये किसके केसेस देखते हैं, जो भी गवर्नमेंट या उसके डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्रीज के डिपार्टमेंट है उनके कोर्ट केसेस को क्या करती है, मॉनिटर करती है और हैंडल करती है। कौन करती है, लीगल इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम, जो कि क्या वेस्ट बेस्ड बोर्ड है। किसने बनाया हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। गाइस मिनिस्ट्रीज को जो मिनिस्ट्री आ रही है ना उसका ध्यान रखना कि हाँ कौन सा काम कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। नेक्स्ट न्यूज़, क्यूरेटिव पिटीशन। अभी निर्भया केस में क्यूरेटिव पिटीशन को फाइल किया था। अब क्यूरेटिव पिटीशन है क्या, पहली बार जो क्यूरेटिव पिटीशन का कंसेप्ट आया था वो 2002 में आया था, रूपा अशोक हुरा वर्सेस अशोक हुरा एंड अनदर केस, इस केस में हुआ था। इसमें यह था कि जो भी एग्रीव्ड पर्सन है वो देखता है कि यार अगर मुझे कुछ रिलीफ मिल जाए मेरे फाइनल जजमेंट के अगेंस्ट, ठीक है, इवन आफ्टर द रिव्यू पिटीशन, मतलब पहले रिव्यू पिटीशन फाइल होती है उसके बाद क्यूरेटिव पिटीशन फाइल हो जाती है, ठीक है। इट इज़ बेस्ड ऑन द इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 137 विच प्रोवाइड दैट इन द मैटर ऑफ लॉज एंड द रूल्स मेड अंडर आर्टिकल 145 सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो अपने जजमेंट को रिव्यू कर सके। ये ऑब्जेक्टिव क्या है कि ताकि हम मिसकैरेज ना करें जस्टिस का, पता चले हम गलती से बंदे के साथ इनजस्टिस कर दें, इसलिए उसको रिव्यू किया जाता है एक बार, ये टू प्रिवेंट एब्यूज़ ऑफ द प्रोसेस, ठीक है। अब प्रोसीजर क्या है, क्यूरेटिव पिटीशन हमेशा रिव्यू पिटीशन के बाद ही फाइल होती है, ठीक है। जब आपकी रिव्यू पिटीशन रिजेक्ट हो जाए तो उसके बाद बंदा क्या करता है, क्यूरेटिव पिटीशन को फाइल करता है। और ये कब एंटरटेन होती है, अगर पटिशनर को लगता है कि कुछ मतलब प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का कुछ वायलेशन हो रहा है। अब क्यूरेटिव पिटीशन फाइल होने के लिए भी क्या प्रोसीजर है, पहले या तो वो 3 सीनियर मोस्ट जजेस के बेंच से उसको सर्कुलेट होना पड़ता है। अगर 3 सीनियर मोस्ट जजेस का बेंच नहीं तो जो जजेस उस कंसर्न जजमेंट को डील कर रहे हैं ना उनके द्वारा इसको पहले पास कर लेना चाहिए। जो क्यूरेटिव पिटीशन है वो यूजली डिसाइडेड बाय द जजेस इन द चैम्बर, ठीक है। इन द इवेंट ऑफ द, अगर बेंच को ये लगता है कि यार ये क्यूरेटिव पिटीशन किसी काम की नहीं है तो वो पिटीशनर पे पेनल्टी इम्पोज कर सकते हैं। समझ में आ गया क्यूरेटिव पिटीशन है क्या। न्यूज़ में क्या था, न्यूज़ में तो आपने देख लिया कि किस निर्भया केस में क्यूरेटिव पिटीशन को फाइल किया था। अब विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट्स को बोला कि वो अडॉप्ट करे, क्या बोले, विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अंडर पावर कौन सी, आर्टिकल 141 142 इनको पावर को यूज़ करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड की लीगल सेंसिटिव टू द स्कीम। देखो वैसे क्या होता है, जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है ना, जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो प्रोवाइड करती है अगर विटनेस की प्रोटेक्शन के लिए। आप समझ में, विटनेस प्रोटेक्शन, मैं हूँ किसी का केस चल रहा है उसमें मुझे विटनेस बताया कि हाँ यार आप बताओ कि भी हाँ यार आपने देखा है अपनी आंखों से किसने किसका मर्डर किया है, फलाना ढिमकाना, तो मैं विटनेस हो गई। अब यार अपोजिशन क्या होएगा, जिसके खिलाफ केस है वो चाहेगा यार कि मुझे मार दो,
है ना। तो मेरी प्रोटेक्शन के लिए मतलब मुझे भी प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए या फिर मेरे फैमिली मेम्बर्स को, ठीक है। तो ये विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम कवर हुई है, ठीक है। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, वैसे तो वो प्रोवाइड करती है विटनेस की प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन फिलहाल स्कीम को एक्सटेंड कर दिया हर केस के विटनेस, जो भी हर केसेस में जो भी विटनेसेस होते हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए एक्सटेंड कर दिया। जो जहीर शेख वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का जो केस आया, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि जो विटनेस प्रोटेक्शन नेसेसरी है फॉर फ्री एंड फेयर ट्रायल, क्योंकि अगर यार मुझे कोई धमकाने लग जाएगा उधर से, तो फिर मैं फ्रीली नहीं अपना ना वो बयान दे सकती, मैं झूठ बोलूँगी, क्योंकि मुझे तो पहले अपनी जान प्यारी है ना, या फिर मेरी फैमिली की जान प्यारी है, ठीक है। तो फ्री और फेयर ट्रायल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि इसे हमने हर बंदे के लिए एक्सटेंड करनी चाहिए जो भी केस चल रहा है। आर्टिकल 141 क्या बोलता है, जो भी सुप्रीम कोर्ट लॉ डिक्लेयर कर दे वो हर एक जो उसकी लोअर कोर्ट है सब पे बाइंडिंग है, वेदर इट्स हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट, हर चीज़ पे बाइंडिंग है विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। आर्टिकल 142 क्या बोलता है, सुप्रीम कोर्ट कैन ग्रांट अप्रोप्रिएट रिलीफ और डूइंग कंप्लीट जस्टिस, ठीक है। पूरा जस्टिस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कुछ भी रिलीफ अप्रोप्रिएट रिलीफ ग्रांट कर सकती है। अब विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम के अबाउट में तो थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या। अंडर दिस जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का सेक्रेटरी है वो पास कर सकता है विटनेस प्रोटेक्शन ऑर्डर, वो विटनेस प्रोटेक्शन पहले ऑर्डर पास करेगा, फिर विटनेस को प्रोटेक्शन मिलेगी अंडर द स्कीम। इस स्कीम के अंदर इसमें प्रोविजंस क्या हैं, पहले भी आपको करने के पहले तो पूरा आपको प्रोसीजर फॉलो करना होगा जो विटनेस की प्रोटेक्शन के लिए। टेक्नोलॉजी लाइक इन कैमरा ट्रायल्स ये आपको यूज़ करनी है, और विटनेस प्रोटेक्शन फंड ये सब आपको देखेगा, ठीक है गाइज। ये हमारा पूरा हो गया, पर अभी एक दो आर्टिकल और देख लेते हैं, ठीक है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स, अभी हमने आरटीआई में हमें एक इन्फॉर्मेशन सामने आए हैं, कुछ शॉक फैक्ट्स आए हैं इलेक्टोरल बॉन्ड पे। इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या है, जिसका डिनोमिनेशन मतलब हमने देखा कि जो 1 करोड़ अकाउंट था वो 91% मतलब अकाउंट फॉर मोर देन 91% ऑफ द अमाउंट रेज, और ये 4 सिटीज़ में थे, मेनली मुंबई, कोलकाता, न्यू दिल्ली और हैदराबाद में 83% इलेक्टोरल बॉन्ड्स लोगों ने होल्ड किए हुए हैं, ठीक है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होते हैं, एक तरह का शेयर की तरह ही होते हैं, ठीक है। लेकिन जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते हैं ना, उनसे आप ना तो ट्रेडिंग कर सकते, ठीक है, और ना इसको एक तरह का कोलेटरल फॉर लोन, मतलब लोन अगर आप लोन लेते हो तो आपको कुछ ना कुछ सिक्योरिटी रखना होता है। तो कोलेटरल क्या होता है, कोलेटरल सिक्योरिटी ही होता है, ना तो उसे आप सिक्योरिटी की तरह यूज़ कर सकते और ना ही आप उसको स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड कर सकते, ये सिर्फ फिजिकल फॉर्म में ही अवेलेबल होते हैं। नेचर देख लेते हैं क्या। पहली बात तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स कब आए थे, ये 2017-18 में आए थे, ताकि हम पॉलिटिकल फंडिंग को क्लीन अप कर सकें विदाउट डिस्क्लोजिंग द आइडेंटिटी ऑफ द डोनर्स। नेचर किया है, जो बियर्ड इंस्ट्रूमेंट इन द नेचर एक तरह का प्रोमिसरी नोट होता है, ठीक है। इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। एलिजिबिलिटी क्या, कोई भी इंडिया का सिटीजन ले सकता है, ठीक है। आफ्टर KYC नॉर्म्स को फुलफिलमेंट करना होगा, और बाय मेकिंग पेमेंट फ्रॉम अ बैंक अकाउंट। शेल्फ लाइफ इसकी 15 दिन ही होती है। कैन बी यूज फॉर मेकिंग डोनेशन, यूज कर सकते हैं जिसे हम पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन करने हैं उसी में, जो कि रजिस्टर्ड होती हैं 29A ऑफ द RPI एक्ट 1951, ठीक है। पीरियड ऑफ परचेज किया है, अवेलेबल फॉर परचेज फॉर अ पीरियड ऑफ 10 days ईच इन द मंथ ऑफ एज मे बी स्पेसिफाइड, पर जो भी गवर्नमेंट के द्वारा स्पेसिफाई कोई भी मंथ दिया हुआ उसमें वो 10 दिनों के लिए अवेलेबल होते हैं कि परचेज कर सकते हो, ठीक है गाइज। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, नेशनल पार्टी स्टेडियम। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिसेंटली उसने क्या किया है, नेशनल पीपल्स पार्टी, ये एक नॉर्थन ईस्टर्न की एक पार्टी है, नॉर्थ ईस्ट रीजन की पार्टी, नेशनल पीपल पार्टी, इसको नेशनल पार्टी का स्टेटस दे दिया है। अब ये जो नेशनल पीपल्स पार्टी है ये कहाँ कहाँ पे स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज है, अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में, मेघालय में, नागालैंड में। अब इसको नेशनल पार्टी का स्टेटस देने के बाद अब हमारी इंडिया में 8 नेशनल पार्टी हो चुकी हैं, और इसके अलावा कौन कौन सी है, INC कांग्रेस, हमारी BJP, BSP बहुजन समाज पार्टी, सपी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, नेशनल कांग्रेस पार्टी और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ठीक है। कोई भी पार्टी को नेशनल पार्टी कौन रिकॉग्नाइज करता है, इलेक्शन कमीशन, और कब करता है, अगर इसको ज़रा ध्यान से देखना क्योंकि ये पूछा जाता है हमेशा तो नहीं, मतलब बट बहुत फ्रीक्वेंट सवाल है, आपके स्टेट पीसीएस एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर तो या तो उस पार्टी को 6% वोट्स मिली हो, ठीक है, इन एनी 4 और मोर स्टेट, 4 या ज़्यादा स्टेट में उसको 6% वोट्स मिली हो, या फिर लोकसभा में उसको एट अ जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा और 6% उसे वोट मिली हो 4 या फिर ज़्यादा स्टेट्स में लोकसभा के इलेक्शन में या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली में, और साथ में उसने लोकसभा में 4 सीट भी जीती हों। पहली कंडीशन अगर ये फुलफिल हो जाए। दूसरी कंडीशन, अगर उसे 2% सीट्स मिली है लोकसभा में जनरल इलेक्शन में, या फिर कैंडिडेट्स को 3 स्टेट से इलेक्ट किया गया है, ठीक है। या फिर तीसरी कंडीशन, अगर वो 4 स्टेट्स में स्टेट पार्टी के रिकॉग्निशन में है। अगर ये सब कुछ मतलब कि इन तीनों में से कोई भी कंडीशन हो रही है तो उसको नेशनल पार्टी का स्टेटस
दे दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन हैव नो पावर टू डी रजिस्टर, इलेक्शन कमीशन के पास कोई पावर नहीं कि वो किसी पार्टी को डी रजिस्टर कर सके। ठीक है। स्टार कैंपेनियर क्या होता है, जो भी रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी होती है वो 40 स्टार कैंपेनियर्स कर सकती है, जबकि जो अनरिकॉग्नाइज पार्टी होती है वो 20 कर सकती है। रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी कौन सी होती है कि वो नेशनल है या स्टेट है, लेकिन अनरिकॉग्नाइज जिसका अभी कुछ नहीं मतलब पता कि वो कौन सी है, बस ये है कि उसके पास सिंबल है। ठीक है। लिस्ट ऑफ स्टार कैंपेनियर्स, जो भी लिस्ट है स्टार कैंपेनियर की वो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को हमें कम्युनिकेट करनी पड़ती है और इलेक्शन कमीशन को विद इन अ वीक फ्रॉम द डेट। जो भी एक्सपेंडिचर होता है कैंपेनिंग में स्टार कैंपेनियर की वो कैंडिडेट के इलेक्शन एक्सपेंडिचर के अंडर नहीं आता। ठीक है। जो आप कैंपेन में एक्सपेंस करते हो ना वो कैंडिडेट के इलेक्शन एक्सपेंडिचर में काउंट नहीं होता। लेकिन अगर कहीं भी कैंडिडेट अपना मतलब स्टेज को शेयर कर लिया है किसी भी रैली में तो वो उसके कैंडिडेट के एक्सपेंस में गिना जाता है। ठीक है। देख लेते हैं अभी 2019 के जो जनरल इलेक्शंस हुए थे उसमें अभी तक सबसे ज़्यादा वोटर की टर्न आउट आई है 67.11%। नोटा नन ऑफ द अबव, नोटा क्या होता है नन ऑफ द अबव, मतलब आपने किसी को भी वोट नहीं दी। 2014 में ही 1.08% था, 2019 में घटाई 1.04%। वुमेन वोटर्स अभी अगर देखा जाए जो मैन की 66.79% है और वुमेन में 66 मतलब कि बहुत नैरो गैप है, वुमेन वोटर्स भी बड़ी हैं। और सबसे पहले 17 लोकसभा में वुमेन पार्लियामेंट्री ज़्यादा है, मतलब कि वुमेन एमपी ज़्यादा है, कितने हाइयर है मतलब 78, जैसे 552 अपनी सीट्स हैं ना। ठीक है। और आई थिंक 545 अभी सारी फील्ड हैं, उसमें से वुमेन कितनी है 78 है। ठीक है गाइस, चलो डिलिमिटेशन कमीशन हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। ठीक है गाइस, बाय बाय। अभी आती हूँ मैं आपके पास आज की विज़न का जो डेली करंट अफेयर्स है ना वो लेके आती हूँ। ठीक है, बाय बाय गाइस।